हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एड्यूट्री में। दोस्तों, आज हम संप्रेषण कौशल का यह पार्ट 2 वीडियो बना रहे हैं। इससे पहले मैंने पार्ट 1 बनाया है, जिसमें आज हम संप्रेषण का प्रयोजन, संप्रेषण का उद्देश्य को पढ़ेंगे और समझेंगे। अगर अभी तक आपने मेरे पहले की वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ जाके आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। संप्रेषण का प्रयोजन, संप्रेषण का उद्देश्य क्या है? जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज में प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे पर आश्रित होता है और वह अपनी व्यक्तिगत जरूरत को पूर्ण करने के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। इससे स्पष्ट है कि लोग काम करने, खाने पीने, रहने, प्यार और जीवन से जुड़े सभी व्यक्तिगत पहलुओं के लिए संप्रेषण करते हैं। और संप्रेषण का अर्थ तो हम जानते ही हैं। संप्रेषण एक संवाद है जिसके माध्यम से हम अपने विचार, अपनी भावनाओं को दूसरे के सामने प्रकट करते हैं। संप्रेषण का प्रयोजन के विषय में देखें तो व्यक्तिगत संबंध को पूर्ण करने हेतु भी हम संप्रेषण का प्रयोग करते हैं और संप्रेषण का यह उद्देश्य होता है। जब भी हम किसी रिश्तेदार, मित्र या जान पहचान वाले से मिलते हैं तो सबसे पहला सवाल यही होता है कि कैसे हैं आप। इसके अलावा लोग अपनी आँख, हाथ, शब्द और भाव भंगिमा से भी दूसरों से संबंध बनाने का प्रयास करते हैं। यानी व्यक्तिगत संबंध पूर्ण करने हेतु भी हम संप्रेषण का प्रयोग करते हैं। संप्रेषण का प्रयोग हम सूचना आदान प्रदान करने के लिए भी करते हैं। सूचना कई तरह की हो सकती है। अगर हम घर से बाहर होते हैं तो हमें अपने घर के विषय में जानकारी, सूचना प्राप्त करनी होती है। इसके लिए भी हम संप्रेषण का प्रयोग करते हैं। सूचना संग्रहण के लिए भी हम संप्रेषण का प्रयोग करते हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार की हो सकती है। देश की आर्थिक, सामाजिक स्थिति की सूचना, हम जिस देश में, जिस राज्य में रह रहे हैं, उस देश, उस राज्य, उस जिले की सूचना। और यह सभी संचार माध्यमों के विकसित होने से सूचना क्षण भर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक तीव्रता से पहुंचना संभव हो गया है। संप्रेषण का प्रयोग आपस में बातचीत करने के लिए भी की जाती है। हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने और दूसरों की बात सुनने के लिए भी संप्रेषण का प्रयोग करते हैं। गप, जिसे गप कहते हैं, संप्रेषण का एक मज़ेदार और मनोरंजक उदाहरण है। लोग को गप मारने में बड़ा मजा आता है। इसके जरिए हम एक दूसरे की भावनाओं, विचारों, दृष्टिकोणों को जानने, समझने का प्रयास करते हैं। आग्रह, किसी भी तरह के आग्रह, चाहे हम किसी कंपनी के प्रोडक्ट को विज्ञापन के जरिए देखते हैं तो उस विज्ञापन के थ्रू हमसे आग्रह ही कर रहे होते हैं कि हम उनके प्रोडक्ट को यूज करें। इसके लिए वह विज्ञापन को आकर्षक ढंग से प्रस्तुत करते हैं। इस प्रकार के संप्रेषण में ग्राहक की आकांक्षा, इच्छा, लोभ और अन्य व्यक्तिगत कमजोरियों का लाभ उठाया जाता है। संप्रेषण का प्रयोजन मनोरंजन के लिए भी होता है। यह भी मनुष्य की जरूरत है। हंसना, हंसाना, दूसरों के सुख दुख में हिस्सा लेना, यह सब मनुष्य की स्वाभाविक वृत्तियों में शामिल है। मनोरंजन के लिए लोग सिनेमा देखते हैं, टेलीविज़न देखते हैं, घूमने फिरने जाते हैं, यहाँ तक कि कुछ लोग मनोरंजन के लिए पढ़ते भी हैं। इन कारणों से भी संप्रेषण की जरूरत पड़ती है। अब देखते हैं संप्रेषण की प्रक्रिया, कि संप्रेषण की प्रक्रिया में एक स्रोत की आवश्यकता होती है। अगर मौखिक संप्रेषण में देखें तो बोलने वाला स्रोत कहलाता है। इस तरह से पहला संप्रेषण की अगर प्रक्रिया होती है तो पहला एक स्रोत चाहिए। दूसरा, व्यक्तित्व क्षमता, उसके अंदर क्षमता होनी चाहिए कि वो अपने भाषा के माध्यम से अपनी बात कह सके, समझा सके, अपनी भावनाओं को, विचारों को दूसरों तक पहुंचा सके।
उस भावना विचार को दूसरे तक पहुंचाने के लिए वह संदेश के माध्यम से भेजेगा। संदेश जिस तरीके से भेजेगा वह माध्यम हुआ। जिस माध्यम से वह संदेश भेजेगा तो एक प्राप्तकर्ता भी होगा, उसे संदेश प्राप्ति भी होगी और उसकी कुछ प्रतिक्रिया भी होगी। प्रतिक्रिया उस संदेश के संदर्भ में होगा और जीवन मूल्य और दृष्टिकोण के प्रति होगा। तो आइए जानते हैं एक एक करके कि इन सभी का क्या तात्पर्य है। स्रोत, किसी भी संदेश का जन्म स्रोत से होता है। यह स्रोत कोई भी व्यक्ति हो सकता है। वह स्रोत अपने विचारों को अभिव्यक्त करना चाहता है, इसके लिए वह अपने अनुभव और भाषा ज्ञान का उपयोग करता है। वह स्रोत या व्यक्ति अपने विचारों को शब्दों में ढालता है। मौखिक संप्रेषण के संदर्भ में इस स्रोत को वक्ता कहते हैं। तो हमने स्रोत को समझ लिया। आइए अब जानते हैं व्यक्तित्व क्षमता क्या है। विचारों को भाषागत अभिव्यक्ति देने की कला को व्यक्तित्व क्षमता कहते हैं। यानी कि अपनी विचार को किसी भाषा में सहज रूप में व्यक्त करने की जो क्षमता होती है वही उस व्यक्ति की क्षमता कहलाती है और इसे ही व्यक्तित्व क्षमता कहते हैं। वक्ता की भाषा ऐसी होनी चाहिए जिसके जरिए वह अपने विचारों को स्पष्टता से अभिव्यक्त कर सके और श्रोता उसके संदेश को समझ सके। संदेश, वक्ता के विचारों की अर्थपूर्ण अभिव्यक्ति को संदेश कहते हैं। यह संदेश लिखित भी हो सकता है, मौखिक भी हो सकता है और गैर मौखिक या आंगिक भी हो सकता है। भाषा में शब्दों, वाक्यों, प्रतीकों, बिंबों आदि के माध्यम से संदेश प्रसारित किए जाते हैं। भाषा का अपना एक व्याकरण होता है। व्याकरण के कारण संदेश का अर्थ बिल्कुल बदल जाता है। इसी प्रकार प्रत्येक भाषा का अपना मुहावरा होता है। भाषा किसी संस्कृति का हिस्सा होती है। किसी भाषा को बोलने और समझने के लिए भाषा के व्याकरण, मुहावरे और संस्कृति को समझना आवश्यक है। भाषा संदेश का आधार है। वस्तुतः भाषा के जरिए ही संदेश बनाए और समझे जा सकते हैं। निश्चित है, अगर हम किसी को संदेश भेजेंगे, चाहे वो हम मौखिक कि अगर किसी को कुछ संदेश देते हैं तो उस संदेश को, उस विचार, संदेश को व्यक्त करने के लिए हमें किसी भाषा की आवश्यकता पड़ेगी। चाहे वो क्षेत्रीय भाषा हो, चाहे राजकीय भाषा हो। भाषा की आवश्यकता तो मौखिक संदेश भेजने के लिए भी होगा। अगर हम किसी को लिखित संदेश भेजते हैं तो भी हमें भाषा का प्रयोग करना ही पड़ेगा। और भाषा का ज्ञान होने पे ही तो हम अपने संदेश को सही रूप से दूसरों के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। अगर हमें भाषा का ज्ञान सही नहीं होगा तो हम अपने संदेश को सही ढंग से दूसरों के सामने प्रस्तुत नहीं कर पाएंगे। तो निश्चय ही संदेश भेजने के लिए, चाहे वो मौखिक हो चाहे लिखित हो, हमें भाषा का ज्ञान होना आवश्यक है। और भाषा का अच्छा ज्ञान हो इसलिए हमें व्याकरण की समझ होनी चाहिए। सुविधा की दृष्टि से मौखिक और अमौखिक संप्रेषण को अलग तो कर दिया जाता है, परंतु यह विभाजन कृत्रिम है। वस्तुतः मौखिक और आंगिक अभिव्यक्ति एक दूसरे में गुंथे होते हैं। जाओ एक शब्द है, परंतु कहने के अंदाज में इसका अर्थ बदल जाता है। यह आदेश भी हो सकता है, अनुमति भी, क्रोध की अभिव्यक्ति भी हो सकती है, स्नेह का भी, हड़बड़ी का भी बोधक हो सकता है और गड़बड़ी का भी। संप्रेषक को भाषा और वाणी में तालमेल रखना चाहिए ताकि उसका संदेश सही ढंग से संप्रेषित हो सके। माध्यम, माध्यम क्या है? संदेश किसी माध्यम से प्रेषक से प्राप्तकर्ता तक पहुंचता है। मौखिक संप्रेषण में हवा माध्यम होता है। वक्ता से श्रोता तक संप्रेषण हवा के माध्यम से होता है। वक्ता द्वारा बोला हुआ संदेश हवा में तैरता हुआ श्रोता तक पहुंचता है। अब तो रेडियो तरंगों, सैटेलाइट आदि के माध्यम से संदेश को दूर दूर तक फैलाया जा सकता है। जनसंचार माध्यम जैसे टेलीविज़न, रेडियो, इंटरनेट द्वारा इनका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा
लिखित संप्रेषण की स्थिति में लिपि माध्यम होती है जिसे हम आंखों से ग्रहण करते हैं। तो माध्यम, अगर लिखित संदेश भेजते हैं तो उसमें माध्यम लिपि होती है जिसे हम आंखों से ग्रहण करते हैं। मौखिक संप्रेषण में हवा माध्यम होता है, क्योंकि हम जो बोलते हैं वो हवा के माध्यम से तैरता हुआ दूसरों तक पहुंचता है। अगर दूर तक जा रहा है संदेश तो निश्चित ही रेडियो, सैटेलाइट, इंटरनेट के माध्यम से जा रहा होगा। तो यहाँ माध्यम संदेश पहुंचाने का क्या है? रेडियो तरंगों, सैटेलाइट आदि के माध्यम से संदेश को हम दूर तक फैला रहे हैं। यह माध्यम रेडियो और सैटेलाइट, इंटरनेट हो गया। जानते हैं प्राप्तकर्ता से क्या तात्पर्य है? वक्ता या स्रोत जिस तक अपना संदेश भेजना चाहते हैं, निश्चित ही अगर स्रोत है और संदेश हम भेज रहे हैं तो निश्चित ही वह किसी को प्राप्त होगा। जिसको वह प्राप्त होगा वह प्राप्तकर्ता हुआ। मौखिक संप्रेषण में श्रोता ही प्राप्तकर्ता होता है जो संदेश ग्रहण करता है। यह भी हो सकता है कि संदेश जिसके लिए तैयार किया गया हो उसके अतिरिक्त दूसरे श्रोता भी उस संदेश को सुन ले और उन पर उस संदेश का प्रभाव पड़ सकता है। मान लीजिए कि हम किसी दोस्त का हंसी में मजाक उड़ा रहे हों और वह हमारी बात सुन ले। जिस तक हम अपना संदेश नहीं पहुंचाना चाहते हैं उस तक संदेश पहुंच गया है और इससे क्या होगा? इससे दोस्ती खतरे में पड़ सकती है। तो इस तरीके से प्राप्तकर्ता कोई भी हो सकता है, जिस तक हम भेजना चाहते हैं या जिस तक हम नहीं भेजना चाहते पर उसके बारे में बात कर रहे हैं और वह सुन ले, फिर भी वह प्राप्तकर्ता हुआ। संदेश प्राप्ति, प्राप्तकर्ता द्वारा संदेश को विचारों में ढालने की प्रक्रिया को संदेश प्राप्ति कहते हैं। अंग्रेजी में इसे डिकोडिंग कहा जाता है। सर्वोत्तम स्थिति वह होती है जिसमें श्रोता वक्ता द्वारा भेजे गए संदेश को उसी तरह समझता है जिस तरह वक्ता कहना चाहता है। श्रोता एवं वक्ता की भूमिका बदलती रहती है, अर्थात श्रोता वक्ता की भूमिका निभाने लगता है और वक्ता श्रोता बन जाता है। टेलीफोन पर बातचीत करते समय ध्यान दीजिए, जब आप वक्ता होते हैं तो दूसरे छोर पर टेलीफोन सुन रहा व्यक्ति श्रोता की भूमिका निभा रहा होता है। फिर जब वह आपकी बात का जवाब देने लगता है तो आप श्रोता बन जाते हैं। प्रतिक्रिया, प्रतिक्रिया से तात्पर्य है कि वक्ता और श्रोता के बीच संवाद या आपसी बातचीत से ही संप्रेषण अपनी प्रक्रिया पूरी करता है। बड़ी मशहूर कहावत है कि एक हाथ से ताली नहीं बजती। संप्रेषण या पूर्ण संप्रेषण पर भी यही बात लागू होती है। श्रोता द्वारा वक्ता को भेजे गए संदेश को प्रतिक्रिया या फीडबैक कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमने अपने विचार या भाव को किसी के सामने प्रकट किया और वह उसे सुनकर, समझकर, देखकर या पढ़कर उस पर अपनी प्रतिक्रिया देता है या हमारे अनुभव को समझकर उस पर अपने विचार प्रकट करता है, तो उसके द्वारा पुनः की गई जो क्रिया है वह इसे ही प्रतिक्रिया से समझ सकते हैं। जैसे कक्षा में पढ़ाते शिक्षक और व्याख्यान सुनते विद्यार्थी के बीच यह प्रतिक्रिया तुरंत पूरी हो जाती है। वहीं दूर शिक्षा पद्धति के अध्ययन में यह प्रतिक्रिया तत्काल नहीं हो पाती। जैसे मान लीजिए कि अगर किसी कक्षा में कोई टीचर पढ़ा रहा है और बच्चे सुन रहे हैं और टीचर ने पूछा कि आप लोगों को यह विषय समझ में आ गया। अगर बच्चे को समझ में आ गया होता है तो तुरंत वो हाँ ना में जवाब देके अपनी संप्रेषण की प्रक्रिया पूरी कर लेते हैं और यह प्रक्रिया तुरंत पूरी हो जाती है। पर यही मान लीजिए कि हम इंटरनेट के माध्यम से या मेल के माध्यम से किसी को कोई संदेश भेजते हैं तो यह प्रतिक्रिया हमें, जब वह उसे मेल को पढ़ेगा और उसका जवाब देगा, जब वह जवाब दे देगा तब जाकर यह संप्रेषण पूर्ण होगा। तो इसमें समय भी लग सकता है और तुरंत भी हो सकती है। इंटरनेट आदि जैसे आधुनिक वैज्ञानिक तकनीकों का उपयोग हो रहा है जिसके जरिए दूर बैठे विद्यार्थी भी अपने शिक्षकों को अपनी प्रतिक्रिया तुरंत भेज सकते हैं।
जैसे मान लीजिए ये तो हो गया मेल के माध्यम से, अगर दूसरा ऑनलाइन पढ़ाई भी होती है आजकल, इंटरनेट के माध्यम से बच्चे ऑनलाइन भी पढ़ाई करते हैं। इसमें क्या होता है, हम अपना फीडबैक, अपनी प्रतिक्रिया तुरंत सामने वाले शिक्षक को भेज सकते हैं। तो दूर बैठे विद्यार्थी भी इंटरनेट के तीव्रगामी तकनीकों का उपयोग करके अपनी प्रतिक्रिया तुरंत भेज सकते हैं। इससे क्या होगा, संप्रेषण की प्रक्रिया इस तरीके से भी जल्द ही पूर्ण हो जाएगी। प्रतिक्रिया शाब्दिक भी हो सकती है और गैर शाब्दिक भी। कभी प्रतिक्रिया मौखिक हो सकती है, कभी श्रोता की आंखें या शारीरिक प्रतिक्रिया से भी यह पता चल जाता है। जैसे मान लीजिए किसी कक्षा में शिक्षक पढ़ा रहे हैं और बच्चों से पूछे क्या मैंने जो पढ़ाया वो तुम्हें समझ में आया, तो बच्चे मुंह से भी जवाब दे सकते हैं और सर हिला के भी दे सकते हैं। तो यह शाब्दिक भी हो सकता है और आंगिक भी हो सकता है। इस प्रकार प्रतिक्रिया सकारात्मक भी हो सकती है और नकारात्मक भी। जैसे शिक्षक ने पूछा क्या तुम्हें जो मैंने पढ़ाया समझ में आया, तो बच्चे जो प्रतिक्रिया देंगे अगर उन्हें समझ में आया होगा हाँ तो वह सकारात्मक हुआ, नहीं समझ में आया ना में जवाब दिए तो नकारात्मक भी हुआ। संदर्भ, संदर्भ से क्या तात्पर्य है, कोई भी संप्रेषण किसी न किसी संदर्भ से जुड़ा होता है। यह संदर्भ शारीरिक भी हो सकता है, मनोवैज्ञानिक भी और सांस्कृतिक भी। उदाहरण के लिए यदि आप दीवार में कील ठोक रहे हो और हथौड़ा आपकी उंगली पर लग जाए और वहाँ कोई ना हो तो आपके मुंह से अपशब्द भी निकल सकता है, किंतु यदि वहाँ आपकी माँ या पिता मौजूद हो तो शायद अपशब्द आपके मुंह से न निकले और आप कह बैठे ओ माँ या बाबूजी। इस समय आप केवल अपने आप से ही नहीं बात कर रहे होते हैं, बल्कि आप अपने माता पिता को भी संदेश पहुंचा रहे होते हैं। इस प्रकार मित्र से बात करते समय, सहकर्मी से बात करते समय, शहर में अपने पड़ोसी से बात करते समय, गांव में अपने किसी संबंधी से बात करते हुए आपके संदेश का स्वरूप एक सा नहीं रहता। हर परिवेश में संदेश को अलग अलग ढंग से संप्रेषित किया जाता है। जीवन मूल्य और दृष्टिकोण, संप्रेषण की प्रक्रिया में सहायक जिन तत्वों की चर्चा की गई वे आधारभूत तत्व हैं। इनके अलावा वक्ता के जीवन मूल्य और दृष्टिकोण का भी उसके विषय के चुनाव, शब्दों के चुनाव आदि पर असर पड़ता है। इसी प्रकार श्रोता के जीवन मूल्य और दृष्टिकोण का असर भी उसके संदेश को समझने और व्याख्यायित करने पर पड़ता है। क्योंकि जितने प्रकार के मनुष्य होते हैं सबका किसी भी विषय को समझने, सोचने का दृष्टिकोण अलग अलग होता है। कहने वाला किसी और दृष्टिकोण से अपनी बातें कहेगा। हो सकता है सुनने वाले का दृष्टिकोण उसके जीवन मूल्य के अनुरूप अलग हो, तो वह उसी संदेश को, उसी विचार को अलग दृष्टिकोण से देखने का प्रयास, सोचने का प्रयास, समझने का प्रयास करेगा। तो हमने जीवन मूल्य और दृष्टिकोण को भी समझ लिया है। यहाँ कुछ प्रश्न दिए गए हैं जो हमने अभी ऊपर के अध्याय में पढ़े हैं, उस पर आधारित है। जैसे संप्रेषण के किन्हीं 3 प्रयोजन का उल्लेख कीजिए, अभी हमने पढ़ा है। इसका उत्तर दे करके आप अपनी समझ का मूल्यांकन करें। इस तरीके से यहाँ और भी प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को बारी बारी से देखें और उत्तर देने का प्रयास करें। इससे आपको अपनी इस विषय पर कितनी पकड़ है इसका समझ हो जाएगा। अगर लगे कि नहीं समझ में नहीं आया तो इसे एक बार आप और सुने, बहुत ही आसानी से आपको यह समझ में आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब लाइक नहीं किया है तो सब्सक्राइब और लाइक करें और साथ में बने बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए गुड बाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।